हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी रेडियो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट। आप सभी स्टूडेंट्स को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का रेडियो आर्टिकल कल प्रसारित होने वाले आर्टिकल का दूसरा पार्ट है। यह भारतीय कला एवं संस्कृति खंड से संबंधित है। यह यूपीएससी सीएससी की मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस फर्स्ट पेपर के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। कल की आर्टिकल में हमने यह समझा था कि शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, उसके बाद में इसके प्रकारों का क्रमवार विश्लेषण प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत भरतनाट्यम, ओडिसी और कथक पर चर्चा कर लिया था। इस आर्टिकल में हम उससे आगे अन्य शास्त्रीय नृत्यों का क्रमवार विश्लेषण करेंगे। तो आइए बात करते हैं कथकली की। इस शैली का विकास केरल में हुआ। कथकली दो शब्दों के मेल से बना है, कथा और कली। कली का मतलब नाटक होता है, अर्थात इस नृत्य में नृत्य, संगीत और अभिनय का समन्वय मिलता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य होने के कारण इसमें स्त्री पात्र का नृत्य भी पुरुष ही करते हैं। यह नृत्य कथा आधारित नाटकों के माध्यम से अभिनीत किया जाता है। कथकली के विषय रामायण, महाभारत और पुराणों से लिए जाते हैं। यह ना तो दरबारी होती है और ना ही एकक और ना ही काव्यात्मक, बल्कि इसमें तांडव भाव अधिक रहता है। कथकली की पदचारणा समकोण, त्रिकोण, चतुष्कोण आदि दिशा में होती है। इस नृत्य के लिए कठिन प्रशिक्षण और भरपूर मुख श्रृंखला की आवश्यकता होती है। चेहरे पर पुते रंग अलग अलग मानसिक दशा व चरित्र के परिचायक होते हैं। हरा रंग सद्गुण का, ईश्वर और मर्यादा का, लाल रंग राजत्व और पाप का द्योतक होता है। इस शैली को विकसित करने का श्रेय कालीकट के जमोरिन वंश के नायक को जाता है, जिन्होंने 17वीं सदी में इसका विकास प्रारंभ किया। इसे पुनर्स्थापित कर इसकी लोकप्रियता बहाल करने में प्रमुख भूमिका वल्लतोल नारायण मेनन की रही। कनक रेले, उदय शंकर आनंद, शिवरामन, शांताराव, मृणालिनी साराभाई ने इस शैली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं कुचिपुड़ी की। यह आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। इसका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम या कुशीलपुरी गांव के नाम पर कुचिपुड़ी किया गया। दरअसल संस्कृत के शब्द कुशीलपुरी के बीच ही बोलचाल की भाषा में कुचिपुड़ी का प्रयोग होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि खनन कार्य से प्राप्त नेल्लोर जिले के नागार्जुन कोंडा और भैरवानी कोंडा, वारंगल जिले के पलमपेट के रामाप्पा मंदिर तथा अमरावती मंदिर में जो देवी देवता, अप्सरा, नर्तक नर्तकियों एवं वाद्य यंत्रों के चित्र भास्कर्य पाए गए हैं, उनमें इस नृत्य की भंगिमाओं की साम्यता स्थापित की जाती है। इस नृत्य का उद्देश्य वैदिक एवं उपनिषदों में वर्णित धर्म एवं आध्यात्म का प्रचार प्रसार करना है। इस नृत्य में तांडव और लास्य दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। वैष्णववाद के प्रभाव के तहत इसका विषय महाभागवत से लिया गया है, इसीलिए इसके पात्र भगवत मेला कहलाते हैं। विजयनगर शासकों ने इसे पूरा प्रश्रय दिया। इसकी वेशभूषा सामान्यतया भरतनाट्यम शैली के प्रकार की होती है। इसमें पद संचालन, हस्त मुद्राओं, ग्रीवा संचालन आदि पर विशेष बल दिया जाता है। 20वीं सदी के प्रारंभ तक कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के गांवों तक ही सीमित थी। बाल सरस्वती और रागिनी देवी ने इसे लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य शैलियों से भिन्न। इस नृत्य शैली में भक्ति पर अधिक बल दिया जाता है। इसकी उत्पत्ति भी पौराणिक मानी जाती है। इसमें भी तांडव और लास्य दोनों का समावेश रहता है। मणिपुरी नृत्य की वेशभूषा बड़ी ही आकर्षक होती है। इसमें मुद्राओं का सीमित प्रयोग। इसकी उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत घुंघरू नहीं बांधते हैं। इस नृत्य का प्रचार बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर प्रांत में अधिक हुआ। मणिपुर में अधिक लोकप्रिय होने के कारण इसे मणिपुरी नाम दिया गया। रासलीला इस नृत्य का अभिन्न अंग है। इसमें 64 प्रकार के रासों का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें नर्तक एवं नर्तकियां राधा कृष्ण एवं गोपियों का स्वरूप धारण कर मंच पर लीला करते हैं। मणिपुरी नृत्य शैली को मणिपुर में विकसित करने का श्रेय वहां के शासक भाग्यचंद्र को जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक
मणिपुरी नृत्य अपनी प्रादेशिक सीमा पार नहीं कर पाया था, लेकिन उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के प्रयासों से इसका प्रचार प्रसार समस्त भारत में हुआ। रीता देवी, सविता मेहता, सिंहजीत सिंह, झावेरी बहनें, कलावती देवी, निर्मला मेहता आदि इस नृत्य के सक्रिय प्रतिनिधि माने जाते हैं। अब बात करते हैं सत्रिया की। यह असम से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है जो वैष्णव मत से प्रभावित है। असमिया भाषा में सत्य का अर्थ मठ होता है। सत्य से संबंधित होने के कारण इस नृत्य शैली को सत्रिया कहा जाता है या सत्रिया कहा जाता है। पारंपरिक रूप से यह नृत्य पुरुष सन्यासी, जिसे भोकोट भी कहा जाता है, द्वारा अपने दैनिक धार्मिक अनुष्ठानों के अंतर्गत किया जाता था। इसके साथ शास्त्रीय रागों पर आधारित गीतों, जिन्हें तौर गीत कहा जाता है, का गायन किया जाता है। वर्तमान में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी यह नृत्य करने लगी हैं। अब कुछ अन्य नृत्यों की बात कर लेते हैं। मोहिनी अट्टम। ऐसा माना जाता है कि यह नृत्य भगवान विष्णु के मोहिनी रूप में केरल के सागर के तट पर किया था। संभवतः इसीलिए इसे मोहिनी अट्टम नाम दिया गया है। इसका उल्लेख दूसरी शताब्दी में मिलता है। केरल के इस नृत्य को 18वीं शताब्दी में एक मानक के रूप में प्राप्त किया गया था, किंतु यह पारंपरिक रूप से नहीं बना रहा। यह नृत्य भरतनाट्यम के करीब माना जाता है। इस नृत्य शैली का सबसे प्रमुख और विशिष्ट गुण यह है कि इसमें दक्षिण की सभी प्रमुख भाषाओं का उपयोग होता है। इस नृत्य में पैरों की जो मूल मुद्रा है वह कथकली से मिलती जुलती है, किंतु पद संचालन भरतनाट्यम के अनुरूप है। कथकली में जहाँ पैर के बाहरी सहारे पर खड़ा हुआ जाता है, वहीं मोहिनी अट्टम में पूरा पैर जमा कर रखा जाता है। इसी तरह इसमें अभिनय को अधिक वैभवपूर्ण और मुखर बनाया गया है। लगभग लुप्त हो चुके इस नृत्य को नारायण मेनन ने पुनर्जीवित किया। कला मंडलम की कल्याणी अम्मा ने इस नृत्य के प्रशिक्षण में मुख्य भूमिका अदा की। कालांतर में बैजंती माला, शांता राव, रोशन वजीफदार, रागनी देवी, हेमा मालिनी जैसी नृत्यांगनाओं ने इसे अधिक लोकप्रिय बनाया। और अपने मनपसंद विषय या जिसकी आप जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ओनली यूपीएससी की टीम कोशिश करेगी कि आपको उस पर रेडियो आर्टिकल सुनाए। धन्यवाद।